अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे आर्डर 39। वैसे ऑलरेडी हम इंजेक्शंस के हवाले से कल डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इंजेक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो ब्रीफली, इंजेक्शन आपका कोई भी कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट आपको डायरेक्ट देती है कि आपको ये चीज़, डायरेक्शन देती है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो उसके हवाले से यहाँ तो आपके मैंडेटरी इंजेक्शंस होते हैं जिसमें आपको कोई काम परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। यहाँ तो आपके प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस होते हैं या प्रिवेंटिव इंजेक्शंस होते हैं। उसके अलावा इनकी ड्यूरेशन के हवाले से भी हमने पढ़ा था कि इंटीरियम इंजेक्शन 15 डेज के लिए होते हैं। अभी इस ऑर्डर में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका टेम्पररी इंजेक्शंस, वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जब तक आपका केस चलेगा तब तक वो इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इंटरलोक्यूटरी आर्डर्स क्या होते हैं? इंटरलोक्यूटरी आर्डर्स वो ऑर्डर होते हैं कोर्ट के जो कि आपकी ट्रायल को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि ट्रायल की फाइनलाइजेशन के लिए कोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। तो इंटरलोक्यूटरी आर्डर्स में से अगर कोई मिसाल ले लें, मसलन कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है किसी केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो कोर्ट वो कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, उसके लिए ऑर्डर ऑर्डर दे सकती है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका एविडेंस देना बहुत जरूरी है, तो कोर्ट उसकी अपीयरेंस के लिए भी जो है वो ऑर्डर निकाल सकती है। तो ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं। इंजक्शन आपके यहाँ तो राइट डिटरमाइन करते हैं या दूसरे पर्सन की ड्यूटी डिटरमाइन करते हैं, जबकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स आपके क्या हैं? ये आपकी प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है? सर रिपीट जी अमीर। रिपीट कर दे काइंडली। रिपीट। अच्छा ठीक है। अच्छा अमीर, जो टेम्पररी इंजेक्शन आपके वो होते हैं जो कि जब आपका केस शुरू होता है उससे लेकर आपके केस की फाइनल डिस्पोजल तक इफेक्टिव रहते हैं। जबकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स भी ऐसे ही ऑर्डर्स होते हैं जो कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल टू द फाइनल डिस्पोजल ऑफ ट्रायल जो है वो आपकी कोर्ट को फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एक ही ट्रायल में आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार पाँच। जब भी कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, जहां पे कोर्ट को केस की डिस्पोजिशन में मसला पेश आएगा या कोई ऐसी चीज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्सन, किसी एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन सीख करना होगा, तो कोर्ट जब कोई ऑर्डर पास करेगी तो उसको हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर 39 पूरा इन टेम्पररी इंजक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के हवाले से है। तो इसका हम रूल 1 पढ़ते हैं कि केसेस ऑन टेम्पररी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड। आपको टेम्पररी इंजेक्शन कौन किन केसेस में जो है वो मिल सकता है? तो इसमें तीन चार चीजें हैं। अगर वो चीजें होंगी तो वो एसेंशियल्स अगर पूरे होंगे तो आप कोर्ट से टेम्पररी इंजेक्शन मांग सकते हैं। वेर इन एनी सूट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट एनी प्रॉपर्टी इन dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to suit or wrongfully sold in execution of a decree or। सबसे पहली चीज, अगर कोई प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड सूट में कोई प्रॉपर्टी आती है, अगर आप उसके हवाले से कोई स्टे नहीं लेते हैं टेम्पररी तौर पर, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ तो आपकी क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, एलिनेटेड। एलिनेटेड का मकसद क्या होता है कि किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है? या तो रॉन्गफुली सोल्ड यानी कि किसी गलत तरीके से भेजी ना जाए, और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहली चीज कि आपकी प्रॉपर्टी के वेस्टेज के चांसेस जहां पर हों, तो आप कोर्ट से क्या दरखास्त देंगे कि जनाब हमें टेम्पररी इंजेक्शन दिया जाए। मसलन कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट ने ये क्लेम किया कि भाई ये इंक्रोचमेंट में आती है, वो उसको मिटाना चाहते हैं, यानी कि उसको खत्म करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो आप कोर्ट के पास आते हैं, आपने केस दाखिल कर लिया और आप टेम्पररी इंजेक्शन ले लेंगे कि जनाब इस प्रॉपर्टी को तब तक डिस्पोज ऑफ ना किया जाए जब तक केस आपका फाइनली डिसाइड ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंस टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विथ अ व्यू टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर। यानी कि जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, कोई उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई थ्रेट देता है आपको, या आर इंटेंस टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या तो उस प्रॉपर्टी को ही खत्म करने के हवाले से कोई आपको थ्रेट देता है, तो कोर्ट क्या करेगी? आपको टेम्पररी इंजेक्शन दे देगी, ठीक है? यानी कि जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी को कोई वेस्टेज का खतरा हो, आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा हो, या आपकी कोई भी चीज हो, कोई गाड़ी हो वगैरह हो, तो उसके हवाले से आपको टेम्पररी इंजेक्शन मिल सकते हैं। उसके बाद रूल 2 है हमारा
इंजंक्शंस टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कंटिन्यूअंस ऑफ ब्रीच, यानी कि आपके कौन से इंजेक्शन हो गए, प्रोहिबिट इंजेक्शन हो गए। ठीक है, यानी कि इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका किसी के साथ किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगला बंदा जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन कर रहा है, तो कोर्ट उस बंदे के खिलाफ इंजंक्शन दे देगी कि जनाब ये वायोलेशन आप ना करें। ये कौन सा इंजेक्शन हो गया, प्रोहिबिट इंजेक्शन हो गया। और किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज हो, कोई चीज हो जिसके हवाले से अगर आपको कोर्ट को ये इंटीमेट करें कि जनाब इस चीज को रोका जाए, तो कोर्ट उस चीज को रोक सकती है। रीजन वही है ऊपर वाले, जैसे किसी को, जैसे आपको कोई नुकसान पहुंच रहा हो या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा हो, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद ये मेन रूल है तीन, सब रूल है तीन। इन केस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स द कोर्ट ग्रांटिंग एन इंजंक्शन में ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसोबीडियंस और ब्रीच टू अटैच्ड टू बी अटैच्ड, एंड मे आल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू डिटेन इन प्रिजन फॉर अ नॉट टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। यानी कि अगर कोर्ट किसी बंदे को हुक्म देती है कि जनाब आप ये चीज ना करें, उसके बाद भी वो बंदा उस चीज से बाज नहीं आता, तो कोर्ट उसी बंदे की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, और उसके अलावा आपको सिविल प्रिजन में 6 महीने के लिए बंद भी कर सकती है। ठीक है, ये ड्यूरेशन आप याद कर लें, कितने दिनों के लिए, फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद आते हैं 2A की तरफ। An interim injection passed under Rule 1 or 2 in absence of defendant shall not ordinarily exceed 15 days। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटीरम इंजेक्शन, यानी कि आपका इंटीरम इंजेक्शन कितने दिनों के लिए होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 15 दिनों 15 दिनों के लिए होता है। और ये आप जैसे ही इंजेक्शन के इंटीरम इंजेक्शन की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको उसी दिन मिल जाता है, फौरन मिल जाता है, और डिफेंडेंट को सुनने के लिए कोर्ट पाबंद नहीं होती है। ठीक है, और कोर्ट फिर आपकी डेट डिसाइड करेगी, उसी डेट पे डिफेंडेंट भी आ जाएगा। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको टेम्पररी इंजेक्शन दिया जाए या परमानेंट इंजेक्शन दिया जाए। उसके बाद आपका रूल 4 है, ऑर्डर फॉर इंजेक्शन में बी डिस्चार्ज वेरीड आर सेट असाइड, यानी कि आपके इंजेक्शन के हवाले से जो कोई भी ऑर्डर कोर्ट देती है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है, यानी खत्म भी कर सकती है। वेरीड यानी कि उसको चेंज भी कर सकती है, उसकी ड्यूरेशन चेंज कर दे या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, या सेट असाइड कर दे, यानी कि बिल्कुल उसको खत्म कर दे। An order for an injunction may be discharged, varied, or set aside by the court on application made thereto by any party dissatisfied with such order। यानी कि जो पार्टी उस ऑर्डर से डिससेटिस्फाई होगी तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगी, और आपका ऑर्डर जो है वो इंजंक्शन का खत्म हो सकता है। रूल 5 कहता है इंजंक्शन टू कारपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स, यानी कि आपका आपने किसी कंपनी के खिलाफ कोई दावा कर दिया, तो आपका जो इंजंक्शन होगा वो सिर्फ उस कंपनी पे डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं होगा, मगर उसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उन पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद रूल 6 है हमारा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के हवाले से, पावर टू ऑर्डर एंटीरम सेल। अब ये क्या चीज हो गई, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू सूट ऑर्डर द सेल बाय एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर एंड इन सच मैनर and on such terms as it thinks fit of any movable property being the subject matter of such suit or urged before judgment in suit which is subject to speedy or natural decay। यानी कभी कभार ऐसी कोई चीज आ जाती है आपके केसेस में जिसके हवाले से खदशा होता है कि जब तक केस डिस्पोज ऑफ होगा ये चीज उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मसलन कोई आपका पेरिशेबल आइटम आइटम वगैरह हो गया, मसलन इसका पेरिशेबल आइटम्स का कोई मिसाल दे दे आप में से, जो कि चीज खराब होने वाली हो, आप में से कोई बता दे, मिसाल दे दे। सब जैसे कल जो होती है दाल, उसका होता है, फिर दूसरा एग्रीमेंट का अमीर भी आपकी अमीर सिविल सूट आपकी के आवाज हिसाब क्लियर से नहीं ये है। और एग्रीमेंट का टाइम होता है 1 ईयर। ठीक, उससे बढ़ जाए और अपडेट टाइम से फिर रिन्यू रिन्यू हम करवाएं एग्रीमेंट। अमीर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे, आप में से कोई दूसरा दोस्त बता दे, ये पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाली हो, यानी कि आपका केस चलता रहे वो खराब हो जाए, तबाह हो जाए, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। सर मीट आ सकता है जो एक्सपोर्ट होता है, या क्या हुआ, होता है क्या मीट। होगा।
रिपीट कर दें आप। मीट की मीट की बात कर रहा हूँ सर। सर मीट की बात होता है, जी जी बिल्कुल, जैसे ऐसा ही होता दुबई है। में मीट होता हो गई है आपकी, फिश हो एक्सपोर्ट गई, इम्पोर्ट मीट। या आपका कोई ऐसा आइटम है जो कि खराब होने वाला हो। ठीक है, तो उसी सर हवाले मेरे से। ख्याल में से कोई टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है हमारा, उसका एक मखसूस टाइम पीरियड होता है। अगर वो उस टाइम पीरियड तक होता है जो 1 साल के लिए को कोई कोई करता है, अगर उससे टाइम बढ़ गया तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे हो सकता है एग्रीमेंट जो हो गई जिससे। बिल्कुल, ऐसी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजें हो गई जिनके, क्योंकि हम तो बहुत छोटी चीजें लेते हैं ना, कोई 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, कोई मीट हो गया, आपकी कोई सब्जी हो गई वगैरह। अगर कोई बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो चीज़ डिस्प्यूट में आ जाए तो जाहिर सी बात है वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो फिर कोर्ट क्या करती है, किसी भी पर्सन को अथोराइज करेगी कि जनाब आप इसको सेल आउट कर लें। ठीक है, और जब वो सेल आउट हो जाएगी तो उसका अमाउंट जो होगा वो कोर्ट खुद सिक्योर कर लेगी, फिर जो जो बंदा जिसका क्लेम बनता होगा कोर्ट उसको उसके हैंड ओवर कर देगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंटरलोकेटरी आर्डर हो गया, क्योंकि ये चीज केस को क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। मसलन अगर आपका कोई डिस्प्यूट ऐसी चीज पर है जो कि जिसका खदशा है कि वो खुद ना तबाह हो जाए चीज, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको सेल आउट करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर वो चीज ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपका केस चलेगा क्या, फिर डिसीजन क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद रिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। आपका सब्जेक्ट मैटर जो भी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो या कोई और चीज हो, तो कोर्ट के पास पावर होता है तो कोर्ट उसकी उसको डिटेन कर ले, अपने पास प्रिजर्व कर ले। इंस्पेक्शन से मुराद क्या होती है, उसकी एग्जामिनेशन कर ले ऑफ दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यानी कि आपका कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हो तो कोर्ट उसके हवाले से डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, या किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है कि इस चीज़ की चकास करें या इस चीज़ को अपने पास हिफाजत में रखें वगैरह। ठीक है, ये सिंपली ऑर्डर आपका 39, जिसमें इंजक्शंस के हवाले से है कि कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कि किसी पार्टी की, जो कि किसी पार्टी का के फेवर में हो, जिसका राइट बनता हो। तो इसमें से अगर कोई क्यूरी हो तो आप बता दें। इसको हमने वैसे भी ब्रीफ रखा है, टू दी पॉइंट, जो कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और गेट के हवाले से भी रूल्स जो है इम्पोर्टेंट हो। जी, इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका? आसिफ, अमीर, इरफान, असमत, मोमन ताहा, मोहसन अली, मोमन मोइस। और अच्छा तो, अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी हम ऑर्डर 41 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फाइनल ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर 43 जो है उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें से कोई सवाल बन सकता हो। ठीक है, तो ऑर्डर 43 को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बाकी ऑर्डर 41 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंथी भी है। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें से जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो कि प्रैक्टिकली भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, तो ऑर्डर 41 है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ओरिजिनल डिक्रीज क्या होती हैं। आप में से कोई बता दे ओरिजिनल डिग्री क्या होती है। हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ये चीज़ें। सर जो डिग्री पास होती है जी, वो होती है उर्दू। जो डिग्री कौन पास करेगा, कौन सी कोर्ट पास करेगी, उसको हम ओरिजिनल डिग्री कहेंगे। जिस कोड में सर इशू चल रहा हो। अच्छा, मसलन ऐसा होता है कि सिविल कोर्ट ने कोई डिग्री पास की, अब आप अपील में गए, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वही उसकी कोई डिग्री पास कर दी उस अपील में भी, तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास की उसको भी हम सेम ओरिजिनल कोड डिग्री में कहें। जाएंगे सर, सेम कोड में जाएंगे। जी अमीर। सर सेम कोड में जाएंगे। अच्छा, तो सिंपली बिल्कुल दुरुस्त का लिखा है किसी दोस्त ने कि ओरिजिनल डिग्री वो होती है जो कि कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस से पास की गई हो, यानी कि जिस कोर्ट के पास आपने पहले केस दाखिल किया और उसने डिग्री पास की तो उसको हम ओरिजिनल डिग्री कहेंगे। ठीक है,
ये ऑर्डर 41 है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। अपील के हवाले से ऑलरेडी हम सेक्शन 96 पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो अभी ये रूल्स हैं कुछ 41 के, ऑर्डर 41 के, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्म ऑफ अपील वाट टू कंपन अकम्पनी मेमोरेंडम, यानी कि आपकी अपील किस सूरत में जाएगी, उसका फॉर्म कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आता ही सवाल तकरीबन इसी रूल से है कि एवरी अपील शैल बी प्रिफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, कहते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं, साइंड बाय द अपीलेंट आर हिज प्लीडर एंड इज प्रेजेंट टू द कोर्ट टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन हिज बिहाफ। तो आपकी जो अपील होगी, जिस फॉर्म में जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अपील। जी अमीर, क्या कहेंगे? मेमोरेंडम ऑफ अपील। आपका एमसीक्यू जैसे आ सकता है कि एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन दी फॉर्म ऑफ, आपको कोई शॉर्ट फॉर्म दे दे, मेमो ऑफ अपील कह दे, इन द फॉर्म ऑफ लाइक प्लेंट कह दे, इन द फॉर्म ऑफ लाइक रिटन स्टेटमेंट कह दे। तो आप क्या क्या लिखेंगे वहां पे? मेमो ऑफ अपील। मेमो नहीं, मेमोरेंडम पूरा अल्फाज आप उन्हें याद करना है, मेमोरेंडम। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है साइंड बाय द अपीलेंट आर हिज प्लीडर। यहाँ पे ये भी लिख सकता था ना कि साइंड बाय द अपीलेंट एंड हिज प्लीडर, ये आर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्या ये चीज पॉसिबल है कि जो अपीलेंट बंदा है वो उसकी साइन ना हो और प्लीडर की खाली साइन हो, तो क्या कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी? ये कैसी चीज आ गई यहाँ पे? आप चीजें डिस्कस करें, आप क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पे एंड क्यों नहीं है, होनी तो दोनों की सही चाहिए ना, एक बंदे की सही क्यों? क्या सिर्फ वकील की सही है ना फिर? सर दोनों की साइन होती है सर सूट में। हाँ, दोनों की तो होती है, तो यहाँ पे आर क्यों लिखा है? इसने एंड लिख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि सर उसने उसको हाँ अपॉइंट सर किया हुआ है ना, उसके इसलिए बिहाफ पर। किसी में किसी भी एक की साइन हो, जरूरी नहीं है उसके एप्लीकेंट की हो या ना। अच्छा, बिल्कुल अपॉइंट तो वकील को किया हुआ था, मगर इसका प्रॉपर आंसर ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप वकील को एम्पावर कर देते हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका मकसद यही होगा कि अगर आपके वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दिया है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे स्पेशल होता है, तो वो आपका वकील सही करेगा, यानी कि अगर वो ऑथोराइज है तो। अगर वो ऑथोराइज नहीं है तो फिर आपका मेमो क्या होगा वहां पे? मेमोरेंडम ऑफ अपील इनवैलिड होगा। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पर? यस सर। जी। उसके बाद मेमोरेंडम के साथ और कौन सी चीजें होंगी? मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ डिक्री अपील फ्रॉम, यानी कि जिस डिक्री के खिलाफ आपने अपील की उसकी कॉपी देंगे, अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिस्पेंसेस हेयर विथ। इससे क्या मुराद है? अच्छा, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो बेयर रीडिंग है ना आपकी, वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाए। जब तक आप बेयर रीडिंग में से खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अनलेस द पीरियड कोड डिस्पेंसेस हेयर विथ, इससे क्या मुराद है? सर इसको काइंडली ये रिपीट कहते हैं करना कि सर। जी। सर क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर आप? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द मेमोरेंडम, अच्छा, द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम एंड अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिस्पेंसेस हेयर विथ ऑफ जजमेंट ऑन विच इट फाउंडेड। यानी कि दो चीजें आपसे मांगी जाएंगी मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ। एक तो कॉपी ऑफ डिक्री, यानी कि कॉपी ऑफ डिक्री देंगे आप। दूसरा क्या देंगे? द जजमेंट, सॉरी, द जजमेंट ऑन विच दी इट वाज फाउंडेड, यानी कि जिस जजमेंट पे वो डिग्री बेस करती है, वो जजमेंट की कॉपी भी देंगे। यहाँ पे एक चीज ब्रैकेट्स में लिखी गई कि अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिस्पेंसेस हेयर विथ, इससे क्या मुराद है? सर जो अपीलेंट कोर्ट है जो उसमें मिस्टेक्स वगैरह हैं या कुछ, उसको ही तो ये चैलेंज करेगा ना, नहीं, दूसरी इससे को। नहीं अमीर, नहीं।
इससे ये मुराद है कि आपने डिक्री की कॉपी देनी है और जजमेंट की कॉपी भी देनी है। मगर अगर आपको अपीलेट कोर्ट डिस्पेंस कर दे, यानी कि अपीलेट कोर्ट अगर आपसे ना मांगे और अपीलेट कोर्ट आपको वेव ऑफ कर दे कि आप भले ये चीजें ना दें, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वगरना आपको देनी पड़ेंगी। डिस्पेंस आपसे क्या मुराद होता है कि आपको कोई चीज माफ की जाए। ठीक है, क्रिमिनल में होता है कि किसी की अटेंडेंस डिस्पेंस आपकी जाए, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि मुख्तलिफ जो है वो, उसके ऊपर कोई केसेस वगैरह लग गए हैं, मगर कोर्ट को लगता है कि बंदा ये बहुत शरीफ है और उसका केस नहीं चल रहा है, मुद्दई नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट क्या करती है, उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर देती है, यानी कि उसकी उसकी हाजिरी माफ कर देती है। तो यहाँ पर भी डिस्पेंस से क्या मुराद है कि उसकी कॉपी अगर कोर्ट डिस्पेंस कर दे, यानी कि कोर्ट अगर आपसे ना मांगे और कोर्ट आपको उसकी कॉपी से मना कर दे कि भले आप ना दें, तो फिर भी ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपकी? जी सर। अच्छा, उसके बाद रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, वेयर द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज नॉट ड्रॉन अप इन मैनर हेयर एंड बिफोर प्रिस्क्राइब्ड इट मे बी रिजेक्टेड। यानी कि जो मैनर आपको बताया गया अगर आप उसमें नहीं देंगे तो आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। आर टू बी रिटर्न टू द अपीलांट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अमेंडेड विद इन टाइम टू बी फिक्स्ड। या तो आपको वापस दी जाएगी कि आप जाएं और उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं नेसेसरी, आप वो करके दोबारा फाइल कर दें। ठीक है। उसके बाद स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टे बाय अपीलेट कोर्ट, जब आप अपील में आते हैं तो क्या होता है, आपकी नीचे जो आपकी डिक्री होती है उस पे स्टे लग जाता है। स्टे का मकसद क्या होता है कि आपकी फर्दर प्रोसीडिंग जो नीचे वाली कोर्ट की हैं वो वहां पे रुक जाती हैं। ठीक है। तो स्टे बाय द अपीलेट कोर्ट, इससे क्या मुराद है, एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग अंडर अ डिक्री और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम एक्सेप्ट सो फार एज द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर। यानी कि मसलन आपके खिलाफ कोई डिसीजन आ गया, डिक्री आ गई, यानी कि हतमी फैसला आपके खिलाफ आया, आपने क्या किया, आप अपील में चले गए, तो जाहिर सी बात है नीचे जो आपके खिलाफ फैसला आ गया उस पर तो एग्जीक्यूशन फाइल की होगी दूसरी पार्टी ने, उस पर अब अमल दरामद होगा। तो आपने जैसे अपील फाइल की तो इससे मुराद ये हरगिज नहीं है कि नीचे ऑटोमेटिक स्टे आ जाएगा। ऑटोमेटिक स्टे बिल्कुल नहीं आएगा। स्टे तब आएगा जब आपकी अपीलेट कोर्ट ऑर्डर करे। ठीक है। दूसरी बात ये कि नार शल एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री बी स्टेट, यानी कि आपकी नीचे की वाली जो डिग्री है वो भी तब तक स्टे नहीं होगी जब तक अपीलेट कोर्ट उसको जो है उसके लिए स्टे के लिए ऑर्डर ना करे। ठीक है, यानी कि आपने अगर ऐसे ही अपील फाइल कर दी तो ये डायरेक्ट स्टे नहीं होगा जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे। ठीक है। उसके बाद स्टे बाय द कोर्ट व्हिच पास द डिग्री, क्या ये भी चीज पॉसिबल है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की हो वही स्टे दे दे? आपने सुना है कभी ऐसा हो? वैसे तो प्रैक्टिकल और जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात यही है कि नहीं जाहिर सर। सी बात है जिस कोर्ट ने डिग्री पास की हो उसके स्टे के लिए हम ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे। मगर यहाँ पे सब रूल 2 कहता है, रूल 5 का, कि स्टे बाय द कोर्ट व्हिच पास द डिग्री। ये चीज हो सकती है वैसे? और होगी तो किस सूरत में होगी? सर अगर सफिशिएंट एविडेंस हो तो हो सकती देखिए ना, जिस कोर्ट ने आपके खिलाफ डिग्री पास कर दी उसके पास तो बहुत रीजंस भी होंगे वगैरह, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मगर इसकी एक पॉइंट है जिसके बुनियाद पर आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसकी पॉइंट कौन सी है कि वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन अपीलेबल डिग्री, यानी कि जो डिग्री आपके खिलाफ आई है वो तो अपीलेबल है। ठीक है। और उसकी एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं उसी कोर्ट के पास जिसने डिग्री पास की है। तो मेन ग्राउंड क्या होगा? पहली बात तो आपका अपील का टाइम आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप उससे मांगेंगे क्या कि जनाब इस एग्जीक्यूशन को तब तक स्टे दे दें जब तक मैं ऊपर अपील फाइल ना कर दूं। ठीक है। और कुछ भी आप इससे नहीं मांग सकते हैं। आपकी बात क्लियर हुई? जी। आसिफ अली। जी, रिपीट कर देते हैं। जी। इसमें है कि हमने ऊपर क्या पढ़ा
कि स्टे आपकी अपीलेट कोर्ट देगी। आप अपील में चले गए, अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, आपकी एग्जीक्यूशन को रोक दिया। मसलन आपका कोई रेंट पे कोई शॉप वगैरह आपने ले रखा था। अब जो आपका जो मकान मालिक है उसने आपके खिलाफ एविक्शन की पटिशन दाखिल कर दी कि जनाब ये मुझे रेंट नहीं देता है, ये है वो मसला है, आप इसका दुकान मुझे खाली करवा के दे दें। ठीक है। कोर्ट ने क्या किया, जब केस चला तो आखिर में डिसीजन दे दिया कि जनाब आप तो डिफाल्टर हैं, आप ये दुकान जो है या मकान जो है वो खाली कर दें। अब आपने क्या किया, आप चले गए अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में आपने अपील दाखिल कर दी कि जनाब जो नीचे जो लोअर कोर्ट है उसका डिसीजन तो इरेनियस है, उसका डिसीजन तो गलत है वगैरह वगैरह, और आपकी अपील जो है वो एडमिट हो गई। तो फिर क्या होगा, जो मकान मालिक है वो पहले तो नीचे वाली कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करेगा कि जनाब अब फैसला मेरे हक में आ गया है। अब यानी कि दो प्रोसीडिंग चल रही हैं। आप ऊपर अपील में चले गए हैं और जो नीचे वाली कोर्ट है उसमें उसने एग्जीक्यूशन फाइल कर दी, यानी कि फैसले पे अमल दरामद की एप्लीकेशन दे दी कि जनाब अब उसको हुक्म दिया जाए या किसी भी पुलिस को भेजा जाए, कुछ भी किया जाए, मकान मुझे खाली करके दे दें। ठीक है। और ऊपर आप चले गए अपील में, तो अपीलेट कोर्ट से आप क्या मांगेंगे कि जनाब जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए आप स्टे दे दें मुझे। तो जाहिर सी बात है, आपकी जब अपील एडमिट हो गई तो ऊपर वाली कोर्ट क्या करेगी, आपको स्टे दे देगी और आपकी एग्जीक्यूशन फिलहाल के लिए रुक जाएगी जब तक आपकी अपील डिसाइड ना हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात हुई, तो फिर रूल 2 को हम डिस्कस करेंगे। जी क्लियर हुई। जी असमत, बात क्लियर हुई। अच्छा, ये था एक सीनेरियो। अब दूसरा सीनेरियो क्या आता है कि आपके पास जैसे ही डिग्री पास हुई तो आपके पास जाहिर सी बात है टाइम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सूट्स, 30 दिन का है या 90 दिन का है, जो भी आपका टाइम होता है अपील का। अब आपने क्या किया, आपके खिलाफ वहां पर एग्जीक्यूशन फाइल हो गई। अभी आप अपील में नहीं गए हैं, आप अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी स्टेज पे आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है कि जनाब अपील करना मेरा राइट बनता है और ये जो डिग्री है ये ऑलरेडी अपीलेबल है, मैं अपील में जाऊंगा, और जब तक मैं अपील में जाऊं तब तक इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दें। इसका सिंपल मकसद ये है। ठीक है, बात क्लियर हुई।